हाँ जी, ये दुख खत्म काहे नहीं होता, पढ़ाई ठीक से करोगे तभी ना खत्म होए करी दुख भी हो जाएगा खत्म। पढ़ाई ठीक से करनी है, बने रहना है मेरे साथ स्मार्ट रीड बुक के आपके सारे लेक्चर्स में। आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 12 आपके सामने, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट रीड नंबर 12 में जो वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स हैं इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या रेफरेंस लिखा है एंथ्रोपोसेंट्रिक का? एंथ्रोपोसेंट्रिक एक्टिविटीज, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। मीनिंग ह्यूमन सेंटर्ड, व्यूइंग द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस, कंसिडरिंग ह्यूमंस एज द सेंट्रल और मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटी। इसी फ्रेज से समझ में आ रहा है ह्यूमन सेंटर्ड, यानी पूरा फोकस सेंटर में किसको रखा गया है? ह्यूमंस को, मनुष्य को। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम एक सर्किल ले लें तो यहाँ पे आप मनुष्य को रख रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जा रही है वो किसको दी जा रही है? मनुष्यों को। सेंट्रल और मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटी, यानी पूरे संसार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो मनुष्य है। एंथ्रोपोसेंट्रिक अगर सोच है तो ये दर्शाती है कि मनुष्य सर्वोपरि है। एंथ्रोपो वर्ड जो आया है वो है ह्यूमंस से, यानी एंथ्रोपो का मतलब यू ऑफ ह्यूमंस, एंड सेंट्रिक यानी कि सेंटर्ड, यानी कहाँ पे फोकस है। क्लियर है? सो ह्यूमन सेंटर्ड एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक दोनों सिनोनिम्स हो गए। चलिए अब इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे है जो डायग्राम है वो है ट्रायंगुलर शेप में, पिरामिड शेप में, और इधर एक स्फेरिकल शेप में, सर्कुलर वे में आपके सामने प्रेजेंटेशन है। अब आप इधर देखें तो सारे जीव जंतु अलग अलग दिखाए गए हैं इसमें, पर जो ह्यूमंस हैं यानी मनुष्य है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, टॉप पे रखा गया है, यानी वैल्यू सबसे ज़्यादा किसको दी जा रही है? आदमी को दी जा रही है। और इधर राइट हैंड साइड पे आप देखें यहाँ पे भी सारे जीव जंतु हैं, और जो मनुष्य है उसको भी कहीं ना कहीं जगह दे दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई ऐसा पिरामिड शेप हो जिसमें बॉटम पे कोई हो और टॉप पे कोई, इसमें कहीं टॉप नहीं है। यानी इस वाली इमेज में, इस डायग्राम में टॉप नहीं है, उधर टॉप है, यानी कि मनुष्य सबसे ऊपर रखा गया है। इसीलिए बोला गया ईगो, यानी कि घमंड। मनुष्य को लग रहा है कि वही सबसे ऊपर है, कुछ भी होना चाहिए तो उसको ही सेंटर में रखे होना चाहिए। दूसरी तरफ ये दिखा रहा है इको, यानी पर्यावरण में सारे जीव जंतु सबकी वैल्यू है, सबके अधिकार हैं, ये दर्शा रहा है इसको। और दूसरी तरफ ये दर्शा रहा है ईगो को। ये एंथ्रोपोसेंट्रिक माइंडसेट है और वो इकोसेंट्रिक माइंडसेट है। आई होप आपको एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग समझ में आ गया हो। अब हमारे सामने है 4 सेंटेंसेस, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पहला लिखा है द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू सजेस्ट दैट ह्यूमंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटीज इन द यूनिवर्स। ये मीनिंग जो लिखा था वहीं से देखिए पिक किया गया, बिल्कुल सही सेंटेंस है। मैनी एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू अगेंस्ट द एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच एडवोकेटिंग फॉर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच के अगेंस्ट में आगे बढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि भैया सारी लिविंग बींग्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू वो भी रखते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सबको निगेट कर दें, सबको इग्नोर कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेंटेंस भी सही है ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली दोनों तरीके से। थर्ड सेंटेंस दैट साइंटिस्ट्स रिसर्च वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड नेग्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। साइंटिस्ट हैं, अब वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा साइंटिस्ट क्या करते हैं, चूहों पे प्रयोग कर रहे हैं, बंदरों पे कर रहे हैं। किसके लिए दवा बना रहे हैं? इंसानों के लिए बना रहे हैं। तो बंदर मर जाएं, वो अपंग हो जाएं, या और जो जीव जंतु हैं उन पे जिन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कितना क्रूअल है ये। ठीक, तो ये सेंटेंस भी सही है। हाँ, चौथा सेंटेंस पढ़ते हैं। एन एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव ऑफन लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। ये भी सही है, बट एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब्स यहाँ पे प्लूरल के तौर पे यूज की गई है, इसीलिए ये इसको होना चाहिए था लीड्स। सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वर्ब से अग्री करनी चाहिए, यानी कि ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, अदरवाइज कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल सही था। सो हमें मिल गया हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे। ह्यूमन सेंटर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन सेंट्रिक ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सिनोनिम्स हो सकते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक के। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो बायोसेंट्रिक, बायो यानी कि केवल मनुष्य नहीं, सारे जीव जंतु आ जाएंगे, बायोलॉजी। ठीक है, इकोसेंट्रिक अगेन इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सारे जीव जंतु, पर्यावरण, जिसमें सभी आते हैं, इसीलिए ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया पूरी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेजिंग। फॉरेजिंग का रेफरेंस पढ़ते हैं। लॉस ऑफ देयर ट्रेडिशनल फॉरेजिंग एनवायरमेंट्स, ओके, मीनिंग सर्चिंग फॉर फूड और प्रोविजंस, यानी
खाने के लिए, रहन सहन की चीज़ों के लिए आप ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेजिंग। ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब ये कोई ट्रैवलर है, कोई वॉन्डरर है जो कहीं कहीं के लिए निकले हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीज़ों को, और जब उन्हें भूख लगी तो वो ऑब्वियसली वो जंगल में ढूंढ रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, तो उन्हें कुछ फ्रूट्स मिल जाते हैं या फिर कुछ वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, फॉरेजिंग कर रहे हैं, हाँ, ढूंढना, खाने को ढूंढना। और एक और एग्जांपल है हमारे सामने, आई होप आप इनको पहचानते हो, बहुत फेमस पर्सन है बेयर ग्रिल्स, एंड डिस्कवरी चैनल पे इनका एक बहुत फेमस शो आया करता था, आई एम नॉट श्योर अभी भी आता है कि नहीं, मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस वाइल्ड। और इस शो में अक्सर ये ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो या एक्सट्रीम कंडीशंस हो जहाँ नॉर्मली मनुष्य या आम आदमी ना रह पाए, यहाँ ऐसी जगहों पे जाते हैं ये, और ये बेसिकली दिखाते हैं कि सर्वाइवल कैसे हो पाएगा ऐसी जगहों पे। तो वहाँ पे जाके ये भी क्या करते हैं, फॉरेजिंग करते हैं, ढूंढते हैं कि क्या खाया जा सकता है, क्या नहीं खाया जा सकता। तो कई बार आपने इनको देखा होगा कि ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते खाने के लिए। सो बेसिकली ही इज़ अ वॉन्डरर, एडवेंचर सीकर, बेयर ग्रिल्स। सो फॉरेजिंग करते हैं ये भी। अब हमारे सामने 4 सेंटेंसेस वापस से पढ़ते एक एक करके सबको। द बेयर स्पेंट मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग फॉरेजिंग फॉर बेरीज एंड इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट। बिल्कुल सही है, भालू है, सुबह उसने फॉरेजिंग किया, बेरीज ढूंढी, कीड़े ढूंढे फॉरेस्ट में, जंगल में, बिल्कुल सही है। फॉरेजिंग बीज कलेक्ट्स नेक्टर एंड पोलन, यहीं पे गलत हो गया, देखिए बीज प्लूरल है एंड जो वर्ब है वो भी सिंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है, तो यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए था। सो ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑटम मंथ्स स्क्विरल्स आर बिजी फॉरेजिंग टू गैदर फूड फॉर द विंटर। ऑटम के महीनों में जो गिलहरियाँ होती हैं वो बिजी हो जाती हैं किस चीज़ में, ढूंढने में, खाने को ढूंढने में, किस लिए, विंटर के लिए। तो वो इकट्ठा कर रही होती हैं, ढूंढती हैं क्या क्या मिल जाए जिसको आके वो लेके वो अपने घोंसले में, अपने घर में ले आके रख लें। बिल्कुल सही सेंटेंस है। फोर्थ वन, मैनी इंडिजिनस कम्युनिटीज have developed extensive knowledge about foraging edible plants in their local environments. Indigenous जो अपने ही देश में पाई जाती हैं, उनकी बात हो रही है, इंडिजिनस अपने देश से संबंधित। कम्युनिटीज़, प्रजातियाँ, जातियाँ, वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने एक्सटेंसिव नॉलेज इकट्ठी कर ली है फॉरेजिंग एडिबल प्लांट्स की। एडिबल प्लांट्स यानी जिनको खाया जा सकता है, एडिबल, खाने योग्य, इन देयर लोकल एनवायरमेंट्स, अपने आसपास के एनवायरमेंट में उन्होंने इस चीज़ की खोज कर ली है, इस चीज़ की नॉलेज इकट्ठी कर ली है। बिल्कुल सही सेंटेंस है, यानी कि ये भी सही है। हमारा जो गलत था वो सेकंड सेंटेंस था। आई होप आपको फॉरेजिंग समझ में आया हो कॉन्टेक्चुअली। सिनोनिम्स की बात करें तो हंटिंग, गैदरिंग, स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग एक नया वर्ड है। स्कैवेंजर्स होते हैं ऐसे जीव जंतु, पक्षी जो दूसरों के खाने पर निर्भर होते हैं। जैसे कि जब कोई शेर किसी हिरण का शिकार करता है तो जो थोड़ा बहुत हड्डी के साथ मांस वगैरह उसका रह जाता है हिरण का या किसी और जंतु का, एनिमल का, तो जो ऐसे जंतु हैं लाइक सियार हो गए या फिर गिद्ध हो गए, चील हो गई, बर्ड्स इस तरीके की, जो उस पे आके फिर जो बचा कुचा वहाँ पे मांस पड़ा है उसको खाते हैं। स्कैवेंजिंग, वो डायरेक्ट शिकार नहीं कर रहे, किसी और के शिकार का भक्षक कर रहे हैं या भक्षण कर रहे हैं, यानी कि वो खा रहे हैं उसको और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना अपनी भूख मिटा रहे हैं। स्कैवेंजिंग, सो स्कैवेंजर्स होते हैं और ये स्कैवेंजिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एनक्रोचमेंट। क्या रेफरेंस लिखा है, encroachments and break in corridors. Okay, meaning encroachment carries the sense of something slowly creeping into something else's space, either literally or figuratively, intrusion on a person's territory, rights, etc. हिंदी में बोलते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण कैसा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के स्पेस में, चाहे वो फिजिकल स्पेस हो चाहे मेंटल स्पेस हो, उसमें आके घुसपैठ कर ले और वहाँ जगह बना ले, धीरे धीरे, क्रीपिंग इनटू, धीरे धीरे, रेंग कर, तो उसको बोलते हैं कि सामने वाले ने अतिक्रमण कर लिया, या तो फिजिकली या मेंटली। ठीक है, आइदर लिटरली और फिगरेटिवली। इंट्रूजन, आक्रमण करना, ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी, किसी पर्सन की जगह पे, टेरिटरी, राइट्स, अधिकारों पे, उसको हम बोलते हैं अतिक्रमण। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं इसको। अब ये एक शॉप है, आप देखें यहाँ पे पुरानी शॉप लग रही है काफ़ी। अब इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने अपनी शॉप का जो सामान है, अब इनकी शॉप यहाँ से, चलो मान लेते हैं यहाँ तक है, इन्होंने क्या किया, अपना सामान सब बाहर लगा लिया, तो जो रोड का स्पेस है वो भी घेर लिया इन्होंने। अगर ये शॉप अगर बंद भी है और मान लीजिए कि ये फिर किसी और को दी गई, तो वो जब आएगा तो वो सामान कैसे रखेगा, लड़ाई होगी, जो भी होगा। तो इन्होंने एक्चुअली किया क्या कि यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया, एनक्रोचमेंट कर लिया, अपना सामान बाहर, जो जगह इनकी नहीं है, जो ये जिस जगह को बिलोंग नहीं करते, उसको भी इन्होंने अपना
समझ के वहाँ पे सामान रखना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। पहले एक रखा होगा, दूसरा रखा, देखा कोई कुछ नहीं बोल रहा, तीसरा भी रख दो। सो ये क्या है बेसिकली, अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट। ठीक है, रोड पे जो फुटपाथ्स वगैरह होते हैं उस पर लोग आके सामान रख लेते हैं और फिर वहाँ पे ठेल भी लगा लेते हैं। अब एथिकल है नहीं है, लीगल है इलीगल है, उस पर बात नहीं कर रहे, पर इंक्रोचमेंट है। ठीक है, जनरली इंक्रोचमेंट यही होता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 4 एग्जांपल्स। द इंक्रोचमेंट ऑफ न्यू रोड्स इनटू द फॉरेस्ट ऑलवेज इंप्रूव्स द इकोसिस्टम। बिल्कुल उल्टी बात लिखी हुई है। इंक्रोचमेंट ऑफ न्यू रोड्स इनटू द फॉरेस्ट ऑलवेज इंप्रूव द इकोसिस्टम। नो, कॉन्टेक्चुअली गलत हो गया भैया। न्यू रोड्स आप फॉरेस्ट में बना रहे हैं तो हमेशा वो इकोसिस्टम को इंप्रूव कैसे करेगा, गलत है। द इंक्रोचमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इनटू रूरल एरियाज हैज लेड टू सिग्निफिकेंट हैबिटेट लॉस फॉर मैनी स्पीसीज। ये बिल्कुल सही है। रूरल एरियाज में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे आप इंफ्रा खड़ा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी आप कुछ बनाएंगे नया, अगर जंगल काटेंगे ऑब्वियसली जंगल होगा, पहले जंगल काटेंगे उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो जो जंगल में उस समय जीव जंतु रह रहे होंगे ऑब्वियसली या तो वो मर जाएंगे, वो कहीं और जाएंगे। ठीक है, सो वो क्या होगा, लॉस होगा ना एक तरीके से हैबिटेट जो वहाँ पे निवासी थे उनका। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। लोकल रेजिडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स ऑन पब्लिक पार्कलैंड। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है, बोथ कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली। द गवर्नमेंट पास न्यू रेगुलेशंस टू प्रिवेंट द इंक्रोचमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑन कोस्टल एरियाज। प्राइवेट प्रॉपर्टीज कहाँ पल रही हैं, कोस्टल एरियाज, नदी या फिर जो समुद्र का तट है उसके किनारे। सो गवर्नमेंट ने एक न्यू रेगुलेशन पास किया, भैया इसको रोको, ये गैर कानूनी है या सही नहीं है पर्यावरण को देखते हुए। ये सेंटेंस भी सही है। तो हमें पहला वाला जो सेंटेंस था वो हमारा गलत था कॉन्टेक्चुअली। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इंक्रोचमेंट का मीनिंग ट्रेसपासिंग, घुसपैठ करना किसी दूसरे की ज़मीन पे या घर में या मेंटल स्टेट में, उसको ट्रेसपासिंग बोलते हैं। इंट्रूजन, आपने ट्रेसपास से मुझे याद आया, हॉरर मूवीज़ अगर आपने देखी हूँ उसमें खास करके हॉलीवुड की, तो उसमें बोलते हैं कि कोई सोल, नेगेटिव सोल, इविल सोल आपके सोल में प्रवेश कर जाए तो वो क्या कर रही है, ट्रेसपास कर रही है। हिंदी वाली जो मूवीज़ हैं उसमें 1920 में आपने देखा होगा, पुरानी वाली पहली वाली 1920, उसमें ट्रेसपास करना। ठीक है, एक सोल का, इविल सोल का किसी सही सोल में जाके प्रवेश करना, उसको हम बोलते हैं ट्रेसपासिंग। अब ये फैक्ट है या मिथ है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम। इंट्रूजन यानी कि अगेन घुसपैठ करना। इन्वेजन आक्रमण करना, कोई कहीं और का है वो आके आक्रमण करके वो हत्या ले उस चीज़ को, वो क्या कर रहा है, एक तरीके से इंक्रोचमेंट कर रहा है। ठीक है, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो रिट्रीट, पीछे हटना, विड्रॉल अगेन छोड़ देना उस चीज़ को, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे विच इज़ मिटिगेट। ये दुख खत्म काहे नहीं होता। कोई चीज़ है, कोई पेन है, कोई दर्द है जो बना रहे और उसको आप खत्म कर रहे हैं अगर, तो हम बोलते हैं आप उसे मिटिगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड हमने पढ़ा था, आई बिलीव पहला लेक्चर था, एग्रीवेट आया था, एग्रीवेट के एंटोनिम्स में पढ़ा था मिटिगेट। अभी ये आपके सामने आ गया एज द मेन वर्ड। मैंने बोला था, आई बिलीव मैंने किससे बात की थी, अंकित से बात की थी शायद। अंकित को मैंने बोला था कि कुछ भी छूटेगा नहीं, कोई भी वर्ड आपको ऐसे मगअप नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं घूम करके किसी न किसी लेक्चर में सामने आ जाएगा। ठीक है, सो आगे सामने अभी तो इसका जो मीनिंग है वो है कि किसी चीज़ को, किसी दर्द को कम करना, मिटिगेट करना। ये दुख मिटिगेट क्यों नहीं होता बे, ये सेंटेंस है एक्चुअली, ये डायलॉग। रेफरेंस, सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन ट्राइंग टू मिटिगेट द कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, समझ में आ रहा है। टू मेक लेस सीवियर, किसी प्रॉब्लम को, किसी दर्द को, किसी पेन को, किसी सिचुएशन जो कि खराब है उसको कम करना, उसकी इंटेंसिटी कम करना, उसकी सीवियरनेस कम करना, सीवियरिटी कम करना, सीरियसनेस कम करना, पेन उसका जो है वो कम करना, इसको हम बोलते हैं मिटिगेट करना। चलिए एग्जाम्पल्स हमारे सामने पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही है। Engineers are working on solutions to mitigate the impact of flooding in the city. बिल्कुल सही है। फ्लडिंग, बाढ़ आई, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। He tried to mitigate his hunger by skipping meals. हंगर है और मील्स को स्किप कर रहे हैं भाई साहब, तो हंगर का जो पेट में जो चूहे कूद रहे हैं वो, उसका जो दर्द है वो खत्म कैसे होगा, वो खत्म नहीं होगा। ये गलत है सेंटेंस। ठीक है, एंड फोर्थ वन, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स कैन हेल्प मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन वर्क। बिल्कुल सही है। सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं क्या करने में, जो रिस्क हैं, जो एसोसिएटेड है रिस्क किससे, कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ। सो सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। अलीविएट, ये तब आया था उसके एंटोनिम के तौर पे, एग्रीवेट के एंटोनिम के तौर पे अलीविएट। लेसन, रिड्यूस। ठीक, अभी सिनोनिम्स के तौर पे आए सारे वर्ड्स। अब देखिए आगे आपके सामने एग्रीवेट एंटोनिम के तौर पे, वर्सन, इंटेंसिफाई, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया हो मिटिगेट।
नेक्स्ट वर्ड इज कॉरिंग। कॉरिंग क्वेरिंग नहीं है, क्वेरी प्रश्न होता है, कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है उसको हम क्वेरी बोलते हैं, यह है कॉरिंग। रेफरेंस पढ़ते हैं, श्रिंकिंग एनिमल हैबिटेट्स कॉज्ड बाय माइनिंग कॉरिंग। अब जब आप पैसेज पढ़ते हो बच्चों, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, एक हिंट है कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, पर इसका तो पता है, माइनिंग बहुत कॉमन वर्ड है, माइन खदानी का काम करना, ज़मीन को खोदना, उसमें से चीज़ें बाहर निकालना। सो अगर कॉमा लग के साथ वो वर्ड दूसरा भी आ गया तो कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेटेड होता है, तो एक इन्फ्रेंस जाना चाहिए दिमाग में कि हाँ ये मोरल सेम ही होगा। सो पढ़ते हैं इसको, द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन, रॉक, सैंड, ग्रेवल और मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ for commercial purposes, when you dig a hole in the earth looking for rocks, both the digging and the hole are called quarry as well। वही बात आ गई सामने, यानी कि जब आप अर्थ को खोदते हैं, खदान करते हैं, उसका खदानी का काम करते हैं, क्या करने के लिए? पत्थर निकालने के लिए, चट्टान निकालने के लिए, सैंड निकालने के लिए, ग्रेवल, मिनरल्स, खनिज को निकालने के लिए, कमर्शियल पर्पज से, यानी कि वो निकालने के बाद आप उसको ट्रेड करेंगे, बेचेंगे। सो व्हेन यू डिग अ होल इन द अर्थ, अगर आप ऐसा काम करते हैं खदानी का, तो जो प्रोसेस है उसको भी आप कॉरिंग बोलेंगे। और जो ये आप होल दिखेगा, मतलब जब आप मान लीजिए ऊंचाई से जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ पे खदानी का काम चल रहा है, तो वो जो होल है वो भी आपको क्वेरी, आप उसको बोलेंगे क्वेरी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब ये देखिए एग्जाम्पल, अब ऊपर यहाँ पे ये है अपना मेन हाइट, यहाँ पे रोड होगी, नीचे आप देख रहे हैं यहाँ खदानी का काम चल रहा है। अब ये जो बेसिकली क्रेन है, ये ट्रक्स हैं, ट्रक्स में जितना भी इन्होंने जो भी एक्सट्रैक्ट किया उसको लेके वो ऊपर जाएंगे, ठीक, वापस से नीचे आएंगे, तो ये पूरा प्रोसेस भी क्वेरिंग है। और ये जो दिख रहा है व्यू, इसको भी आप क्वेरी बोल सकते हैं। चलिए अब हमारे सामने 4 एग्जांपल्स में पढ़ते हैं। क्वेरिंग इन द माउंटेन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द लैंडस्केप एंड लोकल इकोसिस्टम। बिल्कुल सही है भाई, नुकसान तो होगा। क्वेरिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। ना, क्वेरिंग में ये सब तो आता ही नहीं है, गलत है, ये भी गलत है, सो सेंटेंस गलत है। The workers were quarrying limestone to be used in construction projects around the city। बिल्कुल सही है, limestone एक तरीके का पत्थर होता है। चौथा सेंटेंस, ड्यू टू द डेंजर्स एसोसिएटेड विद क्वेरिंग, सेफ्टी रेगुलेशंस हैव बिकम मोर स्ट्रिंजेंट इन रिसेंट ईयर्स। यानी कि जो डेंजर्स या जो हैजर्ड्स हैं उससे रिलेटेड, उसको सोचते हुए क्वेरिंग में सेफ्टी रेगुलेशंस स्ट्रिजेंट हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए इन कुछ सालों से। बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो ये था आपके लिए क्वेरिंग का मीनिंग। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। माइनिंग, एक्सकेवेशन, एक्सट्रैक्शन, बाहर निकालना। एंटोनिम्स की बात करें तो कंजर्वेशन, बना के रखना, बचाव करके रखना, प्रिजर्वेशन, बचा के रखना। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। आई होप आपको क्वेरिंग समझ में आ गया हो। एंड दैट्स इट बच्चा पार्टी। वापस से क्या करना है, हर वर्ड पे एक सेंटेंस लिखना है, दिमाग से सोचना है। अगर नहीं आए तो वापस वीडियो देखिए, रेफरेंस देखिए, कॉन्टेक्स्ट समझिए और वापस कोशिश कीजिए कुछ भी लिखने का, उस पर सेंटेंस जो कॉन्टेक्चुअली करेक्ट हो आप ट्राई कीजिए। जो भी जितने भी सेंटेंस बने, आई बिलीव 5 वर्ड्स थे, 5 पे एक सेंटेंस बनेगा, वो 5 वर्ड्स का पूरा एक ग्रुप एज कमेंट आपको ड्रॉप कर देना है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, होगा क्या, मैं हर कमेंट को चेक करता हूँ और मैं हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ। जो कहीं पे मुझे लगता है, जहाँ कहीं पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एरर है, चाहे वो कॉन्टेक्चुअली एरर हो या ग्रामेटिकल एरर हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो, मेरा काम है आपको सही चीज़ बताना। ठीक है, पर इससे होता क्या है, जो बच्चे ये काम कर रहे हैं डेली, आपको अगर मौका मिले कभी उनसे बात करने का, तो आप उनसे पूछ के देखिएगा कि उनके इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट किस दर्जे का हो रहा है। बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में की है जब मैं प्रिपरेशन करता था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, करना सभी को है, होमवर्क की तरह लिया करिए इसको। एंड नेक्स्ट थिंग, दिस इज माई टेलीग्राम यूजर नेम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। आपको जो भी हमारे बच्चे हैं जो स्मार्ट रीड कोर्स के पेड सब्सक्राइबर्स हैं, अगर अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप, मुझे अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें यहाँ पे एंड आई विल शेयर द इनवाइट लिंक। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि असली डिस्कशन वहीं पे हो रहा है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी प्लान हैं अभी आने वाले दिनों में, तो जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं, जो भी कुछ है, वो उस ग्रुप में कम्युनिकेट होता है। ठीक है, फाइनली स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 12 पे आपको जाना है, अपने डैशबोर्ड पे अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। रिजल्ट स्क्रीन आने पे आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, और दोनों को मेंशन कर देना है अपने स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे प्राइवेट ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन गेज, आई कैन असेस योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।